प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ रहे थे और सर्वनाम में हमने सर्वनाम के दो भेद पढ़े थे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के अन्य भेदों को पढ़ेंगे। तो सर्वनाम का तीसरा भेद शुरू करते हैं हम सर्वनाम का तीसरा भेद। और तीसरा जो प्रकार है सर्वनामों का वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए, हमने पहले पढ़ा है कि वाचक का अर्थ क्या होता है। वाचक यानी होता है बताने वाला, बताने वाला या बोध कराने वाला। अनिश्चय यानी अनिश्चितता। तो देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार से होगी कि वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित संज्ञा व संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। एक बार इसकी परिभाषा हम पुनः देखेंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे बाहर रमेश खड़ा है। बाहर रमेश खड़ा है। या इस वाक्य को हम ऐसे लिखें कि घर के बाहर रमेश खड़ा है। अब यहां पर देखिए, रमेश शब्द है, ये क्या है? ये संज्ञा है, ये संज्ञा शब्द है। घर के बाहर रमेश खड़ा है, लेकिन ये निश्चितता का बोध करा रहा है। नाम आ गया ना यहाँ पर, व्यक्ति विशेष का नाम आ गया, इसका मतलब ये निश्चित है कि बाहर खड़ा कौन है। लेकिन इसके स्थान पर देखो, सर्वनाम की परिभाषा में क्या पढ़ी है? वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चित संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आते हैं। यानी अनिश्चितता का भाव है, ये कन्फर्म नहीं है कि कौन खड़ा है। अब रमेश की जगह मैं यहां पर कोई शब्द लिख देता हूं, घर के बाहर कोई खड़ा है। तो ये देखिए, यह जो शब्द है यह है अनिश्चितता का बोध करा रहा है। यानी बाहर कोई व्यक्ति है और कन्फर्म नहीं है, उसका निश्चित नहीं है कौन है, तो उसके लिए मैं कोई शब्द का प्रयोग करूंगा। तो ये कोई शब्द क्या हो गया? ये अनिश्चित सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको कह सकते हैं। जैसे वह टॉफी खा रहा है। वह टॉफी खा रहा है। तो यहां पर टॉफी शब्द है, यह तो निश्चितता का बोध करा रहा है, निश्चित हो गया कि खा क्या रहा है। लेकिन इसकी जगह मैं एक ऐसे शब्द का प्रयोग करता हूं जो अनिश्चित स्थिति पैदा करता है, अनिश्चितता का बोध कराता है। वह कुछ खा रहा है। अब कुछ खा रहा है, ये कन्फर्म नहीं है कि क्या खा रहा है, तो यह भी अनिश्चितता का बोध करा रहा है। तो ये आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में।
तो यह सबसे छोटा सर्वनाम है और इसमें ये दो शब्द ही बहुधा काम में लिए जाते हैं, कोई और कुछ। तो ये दोनों के दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे, कोई और कुछ। तो इस प्रकार से ये अपना अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब आगे हम पढ़ते हैं सर्वनामों का चौथा प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथे प्रकार में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखेंगे हम नाम से ही पता चल रहा है, वाचक यानी बताने वाला प्रश्न, यानी प्रश्न जो प्रश्न का बोध कराता है। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संक्षिप्त रूप से अगर हम इसको समझें तो WH वर्ड से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, WH से शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम, वे सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, ये जो शब्द है, क्यों, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में होते हैं। जैसे राम, जैसे मैं लिखूं कि मेरा नाम सुरेश है, या मेरा शब्द की जगह मैं प्रयोग कर दूं कि तुम्हारा नाम सुरेश है। अब ये सुरेश शब्द है, इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिख दूं तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो देखो, क्या, कब, कौन, कैसे, कहां और क्यों, ये सारे जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं जो प्रश्न की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं अगला जो पांचवा प्रकार है सर्वनामों का, वह पढ़ते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है, संबंधवाचक यानी जो संबंध का बोध कराते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है और पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 पुरुष पढ़े हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम, मुझे, ये हमने पढ़ा उत्तम पुरुष में। फिर मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तुम्हें, ये मध्यम पुरुष में। और अन्य में वह, यह, इस, उस, ये, वे, वो, ये हमने पढ़े किसमें, अन्य पुरुष में। तो देखो, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, यानी जहां संबंध का भाव होता है, वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें जो अन्य पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो अन्य पुरुष हैं, इसके जो उदाहरण है,
ये उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं और ये किस प्रकार से आते हैं देखिए। कारक 8 पढ़ रखे हैं और 8 कारकों में जो छठे नंबर का कारक है संबंध कारक होता है। पढ़े हैं कारक, संबंध कारक। और इसकी जो विभक्तियां होती हैं हमने पढ़ी हैं, आपने भी पहले पढ़ी होंगी। का, के, की और रा, रे, री और ना, ने, ने। ये अब इसमें देखो समझने के तौर पर ये सीधा सा तरीका है। और ये तरीका क्या है कि संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं इनको हम परसर्ग भी बोलते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इनके अगर ये विभक्तियां रख करके आ जाती हैं तो ये संबंध कारक इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में हो जाता है। जैसे यह है मेरा पेन है, यह है मेरा पेन है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यह के नीचे अगर रेखांकित हो जाए, ये पद परिचय में काम आते हैं उदाहरण। जैसे यह को रेखांकित कर दें, इसके बारे में पूछे कि क्या हो गया, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया ये? निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर मेरा को रेखांकित कर दें तो मेरा क्या है? तो मैं शब्द जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा है, उत्तम पुरुष में मैं आता है। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, मैं, हम, मुझे। लेकिन अब देखो इसके अंत में प्रत्येक की तरह क्या जुड़ा? रा। और ये सब संबंध कारक की विभक्तियां हैं। तो संबंध कारक की विभक्तियां जब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों के आगे जब जुड़ जाती हैं तो वे सब संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। तो ये देखिए मेरा शब्द जो है ना, यह है मेरा पेन है, अर्थात पेन से मेरा का संबंध है पेन से, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम आ गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया ये। और देखिए जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी, तो देखो इसमें जिस शब्द जो है ना, जिस, ये अन्य पुरुष में आ सकता है। जिस अन्य पुरुष का एक उदाहरण है जिस। अब इसके आगे में विभक्ति क्या लगी? की। और यहाँ पे उस, और इसमें विभक्ति क्या लगी? की। तो ये विभक्तियां, की विभक्ति किसकी है? का, के, की। ये संबंध कारक की है। तो संबंध कारक की जो विभक्तियां है ये सर्वनाम शब्दों के आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण के आगे जब ये विभक्तियों में से का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इनमें से जब कोई भी विभक्ति लग जाती है तो वे संबंधवाचक सर्वनाम में हो जाते हैं। तो ये जो है जिसकी और उसकी, ये किस में आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। वो देखो, जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना। तो कितना मीठा होगा? जितना गुड़ डालेंगे। तो जितना से जितना का संबंध किससे है? उतना से। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये जितना, उतना, ये भी क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। और देखिए जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो पास कौन होगा? जो पढ़ेगा। तो जो से संबंध किसका है? सो से। जो का संबंध सो से है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो ये जो और सो जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो देखो, एक तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, जो सो, इनका आपस में संबंध है। तो ये संबंध का बोध करा रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके अतिरिक्त और अन्य एक बात क्या बताई? एक अन्य ये बात बताई कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण होते हैं, उन उदाहरणों के संबंध कारक की विभक्तियां अगर लग जाती है अंत में, तो वे किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 सर्वनाम हुए। और अब हम
अंतिम जो सर्वनाम है वह लेते हैं, और अंतिम छठा जो सर्वनाम है उसका नाम है निजवाचक, जो निज का बोध कराते हैं। निज में होता है स्वयं, वाचक यानी बताने वाला। छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो निज का बोध कराते हैं, निज यानी स्वयं, वे सर्वनाम शब्द जो निज या स्वयं का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, देखो एक शब्द जैसे निजवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है जैसे आप, और ये जो आप है ना ये कई बार हमें संदर्भ में आता है। जैसे ये शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम में आता है, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में भी आता है ये आप शब्द, ठीक है। और ये आप शब्द है जो निजवाचक में भी आता है, यही निजवाचक में आता है। ये कौन सी स्थिति है? में भी आता है। और सुनो इसकी एक और है स्थिति, ये आपकी शब्दी जो है जो जैसे पुरुषवाचक के मध्य पुरुष में भी काम में आता है, ये वाक्य की स्थिति पर निर्भर करता है। और यही निजवाचक सर्वनाम में भी आता है, और यही पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी आता है यही। किस प्रकार से? अन्य पुरुष में भी आता है। कैसे आता है? अब देखो ये तीनों जो उदाहरण है ये हम समझेंगे कैसे आता है ये काम अलग अलग स्थिति में। हमने पढ़ा है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन पुरुष माने गए हैं, एक तो उत्तम पुरुष और एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। तो वक्ता ये क्या होता है? बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करता है, बोलने वाले के लिए। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो ये जो सर्वनाम शब्द है मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ रहा हूं, तो ये मैं शब्द है ये बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा हुआ ये? उत्तम पुरुष, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भाग, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। मैं पढ़ता हूं, और जैसे तुम झूठ बोलते हो, अब ये वाक्य है, तो इसमें क्या हुआ? ये सुनने वाले के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ तुम, क्योंकि बोलने वाला बोल रहा है। लेकिन ये जो शब्द है ये बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये बोलने वाले के लिए नहीं, ये सुनने वाले के लिए हो रहा है, क्योंकि बोलने वाला बोलेगा और तुम शब्द है वो सुनने वाले को संबोधित करके बोल रहा है। तो ये तुम है ना, ये पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में कौन सा है? मध्य पुरुष। और हमने ये पढ़ा है कि कई बार आप शब्द का प्रयोग भी सम्मान देने की स्थिति में मध्य पुरुष में करते हैं। जैसे तुम भी कह देते हैं, लेकिन कोई सम्मानित व्यक्ति है जिसे क्या कहते हैं? हम आप कहते हैं। जैसे तुम की जगह हम कह रहे हैं आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं। तो यहां पर जो ये आप शब्द है किस में आया? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में है। किसमें आया?
मध्यम पुरुष में आया आप, क्योंकि हमने सम्मान के रूप में सुनने वाले के लिए शब्द का प्रयोग किया है। तो सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आते हैं, और तुम का प्रयोग किया जाता है लेकिन सम्मान के रूप में तुम की जगह कई बार आपका भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आप जो है ना, ये किसके लिए आया? पुरुषवाचक मध्यम पुरुष के लिए आपका प्रयोग, ठीक है। और ये निजवाचक सर्वनाम में भी आता है, जैसे मैं, जैसे देखो एक ही उदाहरण से हम दोनों समझा सकते हैं। एक ही उदाहरण है जिसमें एक बार आप आएगा तो वह पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में आएगा, और दूसरी बार आप शब्द का प्रयोग होगा तो वो निजवाचक सर्वनाम में आएगा। कैसे? जैसे माँ आप सो जाओ, माँ आप सो जाओ, मैं आप खा लूंगा। माँ आप सो जाओ, मैं आप खा लूंगा। तो ये वाक्य देखिए, माँ आप सो जाओ, तो इसमें आप शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये आप कौन से सर्वनाम में आएगा? ये सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये सम्मान के रूप में माँ को अपने सम्मान के साथ क्या बोला है? आप। तो तुम की जगह हमने किसका प्रयोग कर दिया? आपका, क्योंकि सम्मान सूचक शब्द के लिए हम कई बार तुम की जगह आपका प्रयोग करते हैं। तो ये किस में आ गया? ये आ गया पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में, ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में आ गया, ठीक है। और अब यहां पर देखिए, मैं आप खा लूंगा, तो मैं ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष। और जहां पर वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो मैं है, ये खुद के लिए क्या बोल रहा है? आप खा लूंगा, तो ये आप है, ये निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। और हमने एक चीज और पढ़ी है, क्या? कि ये जो आप शब्द है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी आता है। वो कौन सी स्थिति है? जैसे हम किसी का परिचय कराते हैं, जैसे गांधी जी, मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय है। आप कलम के जादूगर के रूप में भी जाने। ये देखिए, अब हम परिचय करा रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं, और इसमें हमने एक जगह प्रयोग कर दिया आपका। मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय है, आप कलम के जादूगर के रूप में है। अब मैं यहां कहूंगा कि जो आप शब्द है ना, देखो आप शब्द निजवाचक सर्वनाम में भी आया, यहां आया इस वाक्य में, ठीक है। माँ आप सो जाओ, मैं आप खा लूंगा, ठीक है। तो यहां आया ये निजवाचक सर्वनाम में। अच्छा, और हमने इसका एक अन्य उदाहरण लिखा, आप ईमानदार हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आया, ठीक है। अब यहां पर जो ये आप शब्द है ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में माना जाएगा, लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? क्योंकि कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, लेकिन जिसकी बातें हो रही हैं वह अनुपस्थित है, तो उसकी जगह किसी अन्य के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी बोलने वाले के लिए, तो ये आप शब्द ये बोलने वाले के लिए नहीं काम में लिया जा रहा, सुनने वाले के लिए नहीं लिया जा रहा, तो अन्य के लिए, अर्थात जो अनुपस्थित है, अन्य के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में आते हैं। तो देखो ये आप ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन में डाला है कि ये अलग अलग स्थिति में अलग अलग सर्वनामों में माना जाता है, लिया जाता है। तो कौन से वाक्य की स्थिति ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में आएगा और
कौन सी स्थिति में ये आप शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है और कौन सी स्थिति में ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में लिया जाता है, तो ये वाक्य की भिन्न भिन्न स्थितियों पर निर्भर करता है। इनके अलावा जो निजवाचक सर्वनाम में जो शब्द काम में आता है स्वयं, खुद, ये जो सर्वनाम शब्द है ये भी किस में आते हैं, निजवाचक। तो इस प्रकार से हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे और विकारी शब्दों में संज्ञा पढ़ा और आज सर्वनाम का जो अपना टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।